फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि एक सक्सेसफुल सेल्स स्ट्रेटजी को कैसे बनाना है और उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हमने समझा। उस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जो कि होता है पाइपलाइन क्रिएशन या फनल क्रिएशन। ये चीज़ मैंने कल उस वीडियो में कवर नहीं की थी क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसको आपको थोड़ा डिटेल में समझना होता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का सोचा हुआ है। तो आज हम ये पॉइंट कवर करने वाले हैं कि आपको अपना फनल कैसे बनाना है, अपनी पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में फनल क्या होता है। ये आपके कस्टमर्स होते हैं, प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, जिनको आपको सेल्स करना है, जिनको आपको पिच करना है। ओके, और इनकी डिफरेंट स्टेजेस होती है कि जहाँ पे आपने सिर्फ अभी लीड जनरेट की है, या फिर यहाँ पे सिर्फ एक मीटिंग हुई है, या फिर यहाँ पे कोई सॉल्यूशनिंग चल रहा है, फिर प्रोडक्ट का डेमो चल रहा है, या फिर आपने यहाँ प्रपोजल सबमिट कर दिया है, या फिर प्रपोजल सबमिट करने के बाद नेगोशिएशन चल रहा है, या नेगोशिएशन होने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये सारे स्टेजेस के बारे में यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं सारी स्टेजेस को आपको डिटेल समझा दूंगा। और यदि रिक्वायर्ड हुआ तो फिर उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि ये स्टेजेस काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं आपको इंटरनल ऑपरेशन मैनेज करने के लिए, आपके बिजनेस का फोरकास्ट करने के लिए, साथ ही साथ आपकी टीम में किसको क्या रोल करना है वो भी समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सक्सेसफुल फनल क्रिएट करने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो कई लोग आपको बोलेंगे कि मार्केटिंग या सेल्स होती है, लेकिन उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कई स्टेप्स पहले आती है, उसे हम बोलते हैं कस्टमर प्रोफाइलिंग। कस्टमर की प्रोफाइल बनाना कि आपका कस्टमर, आइडियल कस्टमर जो है वो कैसा है, वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं, यदि आप B2B कर रहे हैं या B2C कर रहे हैं तो आपको जैसे बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर, तो इस तरह से आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो किस एज ग्रुप के होंगे, उनकी एजुकेशन क्या होगी, वो किस सिटी में रहते होंगे, उनका इनकम ब्रैकेट क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बेस पे ही आप कस्टमर प्रोफाइल करते हैं। और यदि आप किसी कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी कंपनीज को टारगेट करना है, उन कंपनीज के अंदर किस बंदे को टारगेट करना है, उस बंदे के अंदर कितने लोग हैं जो मेरे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर जिन्हें मुझे डेमो देके प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, या फिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे जो डिसीजन मेकर हैं जिनसे मुझे रिलेशनशिप बना के रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि उनके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, या फिर उनकी कंपनी में ऐसी कौन सी पिच मुझे देनी है जिससे कि वो मेरे प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। तो आपकी पिच भी एक आइडेंटिफाई करनी होती है। तो इस तरह से आपको जो कस्टमर की प्रोफाइलिंग है वो समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने नहीं समझा है तो आपकी आने वाले स्टेप्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, और आप शायद थोड़े दिनों बाद ये सोच लेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। तो कस्टमर प्रोफाइल के लिए आपको प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप अच्छा होगा किसी एजेंसी को हायर कर लें। और यदि आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट विथ फ्यू ट्रिक्स एंड टिप्स जहां से आप कस्टमर की प्रोफाइल बना सकते हैं आसानी से। ओके, मूविंग ऑन। सो इसके बाद क्या होता है कि एक बार कस्टमर आपकी प्रोफाइल बन जाती है, उसके बाद आता है आपका लीड जनरेशन की प्रोसेस अब चालू होती है। ओके, जब आप लीड जनरेशन की प्रोसेस चालू करते हैं तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इनबाउंड लीड्स। तो आपकी जो इनबाउंड लीड्स है, मतलब आपके कस्टमर खुद आपकी वेबसाइट या आपका वीडियो देख के आपको कॉल कर रहे हैं, तो इस पे आपको थोड़ा कंटेंट पे काम करना होता है। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा उतने ही ज़्यादा आपको लीड्स आएंगे। जैसे कि यदि आप कोई अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं तो वेबसाइट का कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, SEO है, वो काफ़ी अच्छा रहे, ताकि उस टॉपिक के बारे में कभी कोई सर्च करे तो आपकी कंपनी के ऊपर सीधा वेबसाइट पे आ जाए। या फिर आप कोई वीडियो भी बनाते हैं अपनी कंपनी के बारे में तो उसका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए, एडिटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो वायरल हो जाए और वहां से आपको लीड जनरेट होने में हेल्प करे। तो आपको जब इनबाउंड लीड की बात होती है वहां पे कंटेंट इज द किंग। आपको सामने से लोग कांटेक्ट करें। साथ ही साथ एक आउटबाउंड होता है। आउटबाउंड में आपको आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी टीम की जो एक्सपर्टीज है, उसे वो अपने साइड से कॉल करके लोगों को बताते हैं। इसमें आपका थोड़ा हार्डवर्क भी ज़्यादा लगता है। इसमें आपको थोड़ा फोकस करना होता है हर एक बंदे के साथ मैपिंग करने के लिए। डिपेंड करता है आप किस टाइप के बिजनेस में, यदि आप B2B है, यदि आप किसी कॉर्पोरेट को, एंटरप्राइज अकाउंट को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे आपको आउटबाउंड पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि आप B2C कर रहे हैं तो आप वहां पे इनबाउंड पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल क्या है।
साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि सेल्स की कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो काफ़ी रिपीटेटिव इन नेचर होती हैं, तो उसको आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो सेल्स की लीड ऑटोमेशन की एक प्रोसेस जो है वो भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए मार्केट में काफ़ी टूल्स हैं जहाँ पे अपनी कस्टमर्स की प्रोफाइल आप बना सकते हैं, उनके डेटा आप अपलोड कर सकते हैं और फिर वो टूल ऑटोमेटिकली उन्हें मेल भेजते रहता है, न्यूज़ लेटर्स भेजते रहता है, और जब भी कोई कस्टमर इंटरेस्ट दिखाता है तो वो लीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप तीनों चीज़ कर सकते हैं, इनबाउंड कर सकते हैं, आउटबाउंड कर सकते हैं और लीड ऑटोमेशन कर सकते हो। ये 3 तरह की प्रोसेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। आई नो इसको एक वीडियो में कवर करना उतना आसान नहीं है क्योंकि इसके पीछे काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है। तो इनसे रिलेटेड आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी है आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब आप इनबाउंड या आउटबाउंड या ऑटोमेशन की बात करते हैं तो इस चीज़ को करने के लिए जो इन सब चीज़ को लीड कर रहा है उसे एक्चुअल फील्ड का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ही माइट एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप जो कि है आपका क्वालिफिकेशन। तो एक बार लीड जनरेट होने के बाद आपके पास जब आती है तो आपको उसे क्वालिफाई करना है। लीड क्वालिफाई कैसे करना है, जैसे बेंट हम बोलते हैं BANT, बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइमलाइन। उसके बाद एक और आ जाता है एड्रेसेबल आखिरी में। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस जाके वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बेंट क्वालिफिकेशन बस शॉर्ट में आपको इतना बता देता हूँ कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये बंदा, ये कस्टमर, ये लीड कब क्लोज होगी, और क्लोज होगी तो उसको कितने टाइम लगेगा, उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, कौन उसे अप्रूव करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको उस क्वालिफिकेशन में पता हो जाती हैं। इसके बाद आपको ये होता है कि जब आपके पास लीड आ गई है और वो लीड क्वालिफाई भी हो गई है तो अभी आपको ज़्यादातर टाइम उसके साथ रिलेशनशिप बनाए रखने में करना है। यदि आप B2C हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन यदि B2B हैं, यदि आप किसी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस तरह की डील क्लोज होने में भी, बड़ी डील क्लोज होने में भी 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। तो आपको रेगुलर उन लोगों के टच में रहना है, कॉल करते रहना है, मैसेजेस भेजते रहना है, मीटिंग करते रहना है। तो आपको ये सारी प्रोसेसेस जो हैं लिंक्डइन पे उनकी सारी इतनी प्रोफाइल्स उन्हें कमेंट करते रहना है। रिलेशनशिप के ऊपर काफ़ी कुछ डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन आप बस इतना समझ लिए कि इतनी कोशिश करना है कि उस प्रोस्पेक्ट के जिसने आपके लिए एक लीड जनरेट करके दी है उसकी नज़र में आप बने रहें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका कॉलिंग हो, चाहे वो ईमेलिंग हो, चाहे वो फेस टू फेस हो। आपको ये सारी प्रोसेस उसके साथ ट्राई करते रहनी है। आप ये समझ लिए कि एक हिसाब से अब आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जितने बार वो आपको देखेगा, जितने बार आपको सुनेगा, वो आपकी कंपनी को रिकॉल करेगा। तो ब्रांड रिकॉल आपको रिलेशनशिप के थ्रू हो जाएगा। एक बार रिलेशनशिप बन गया तो आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे जो आपको हेल्प करती है उस डील को क्लोज करने के लिए। इसके बाद आपका जो सेल्स प्रोसेस है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप लीड जनरेशन प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं कुछ टूल्स के साथ, लेकिन जो सेल्स प्रोसेस है, सेल्स प्रोसेस को भी आपको काफ़ी कुछ लेवल तक ऑटोमेट करना होता है, काफ़ी लेवल तक ईजी करना होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो सपोज कोई लीड आपके सिस्टम में आती है तो आपको अपनी टेक्निकल टीम से बात करना होता है, डेमो देना होता है, काफ़ी कस्टमर रेफरेंसेस कराने पड़ते हैं और काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए काफ़ी कुछ कोऑर्डिनेशन करना होता है, जो कि एक लेवल के बाद यदि आपने प्रोसेस ठीक से मैनेज नहीं की हुई है तो जो सेल्स मैनेजर्स हैं, जो अकाउंट मैनेजर्स हैं, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो आपकी कस्टमर्स के पास रिस्पॉन्स पहुंच जाना चाहिए विद इन अ डे, और मैं तो ये बोलूँ विद इन आवर्स पहुंचना चाहिए, लेकिन विद इन अ डे तो आपके पास कस्टमर्स के पास रिस्पॉन्स पहुंचना ही चाहिए। उसमें हफ्तों, कई बार मैंने महीनों लगते भी देखे हैं, जस्ट बिकॉज वहां पे प्रोसेसेस ऑटोमेट नहीं है, लोग उस प्रोसेस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको सेल्स प्रोसेस जो है उसे ठीक तरीके से मैनेज करना है, उसका हर एक चीज का टैट होना चाहिए। यदि कस्टमर से रिक्वायरमेंट आई है तो कितने जल्दी उसको रिस्पॉन्स पहुंच जाना चाहिए, कितने जल्दी डेमो हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। सेल्स प्रोसेस ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे जरूर पूछें, क्योंकि मुझे पता है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, खासकर यदि आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या फिर B2B में हैं तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको ये देखना है कि आपको जो मार्केटिंग के साथ जो भी आपके कैंपेन्स चल रहे हैं उसके साथ रेगुलर कोलैबोरेशन आपका होता रहे, क्योंकि यदि आप मार्केटिंग जो करते हैं वो मोस्टली आपकी कंपनी के बारे में जो सोशल मीडिया पे डालना है या फिर इंटरनेट पे डालना है या फिर मेल्स भेजना है, उस सब चीज़ पे काफ़ी कुछ काम करते हैं, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग के ऊपर काफ़ी काम करते हैं, लेकिन आपका सेल्स के साथ उसका अलाइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यदि आपकी सेल्स और मार्केटिंग अलाइंड नहीं है
तो वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। और उस कंडीशन में जब आप किसी कस्टमर के सामने बैठते हैं जिसने आपकी कंपनी की वेबसाइट भी देखी, जो एक अलग मैसेज दे रही है, लेकिन अब जब आप उसके सामने बैठे हैं एज अ सेल्स पर्सन, एज अ मैनेजर, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दोनों अलग अलग स्टोरी की बात करेंगे। इस कंडीशन में काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और कई बार कस्टमर आपको एक मीटिंग के लिए बुला लेते हैं रिक्वायरमेंट समझने के लिए, क्योंकि आपके मार्केटिंग कंटेंट पे वो चीज़ डली थी, लेकिन आपकी कंपनी के पास वो नहीं है, या फिर हो सकता है आपको नहीं पता, एज अ सेल्स मैनेजर आप तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। तो एक कोलैबोरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। सो आपकी जो भी इंटरनल डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके रेगुलर ट्रेनिंग होते रहें, और ट्रेनिंग के साथ ही आपकी जो भी नई नई चीज़ें आपको अपने सेल्स मैनेजर्स को बतानी है, जो कम्युनिकेट करनी है सेल्स मैनेजर के थ्रू कस्टमर तक, तो आपको करते रहना है। इसके साथ आपको मॉनिटर करना है। तो आपकी जो भी सेल्स प्रोसेसेस हैं, सेल्स मैनेजर्स हैं, अकाउंट मैनेजर्स हैं, इनको रेगुलर रिव्यू की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कई कंपनीज में सेल्स रिव्यूज होते हैं, लेकिन सेल्स रिव्यू के बाद वो सिर्फ मोस्टली मैनेजर्स, अकाउंट मैनेजर्स के साथ में होते हैं, लेकिन वो उतने ही रिव्यू आपकी जो सेल्स प्रोसेस ऑटोमेशन है उसके साथ भी होना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो मार्केटिंग टीम है उसके साथ भी उतने ही रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैंड टू हैंड चलती है। इसमें से कोई भी एक चीज़, एक पिलर भी आपका वीक होता है तो आपकी सेल्स प्रोसेस पे इम्पैक्ट आना जरूरी एकदम पक्का है। आपका फनल जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। तो आपको ये सारे रिव्यूज़ जो हैं इन सारे डिपार्टमेंट में सभी लोगों के साथ करना ही पड़ेगा। आपको प्री सेल्स के साथ भी करना पड़ेगा, डिलीवरी के साथ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यदि आपका सेल्स प्रोसेस वीक हो रहा है, आपकी कस्टमर के पास रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आपको ये सारी प्रोसेस, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कंपनी की रेपुटेशन पे काफ़ी कुछ इम्पैक्ट करता है। और इसलिए आपको जो भी प्रोसेसेस हैं उनको समझना, मॉनिटर करने के बाद, उनकी प्रॉब्लम को समझने के बाद आपको उन्हें ऑप्टिमाइज करना है। आप ये सोचिए कि एक लोन जो कि आज से कुछ साल पहले क्लियर होने में, अप्रूव होने में महीनों लेता था, आज वही लोन 3 से 4 मिनट में हो रहा है। लेकिन इस प्रोसेस को कस्टमर को ऑप्टिमाइज कर लिया है, लेकिन जिस कंपनी ने इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने में उस बैंक की हेल्प करी होगी, वो खुद जानते हैं कि वो खुद कितना टाइम लेते होंगे कस्टमर को रिस्पॉन्ड करने के लिए। सो आज की डेट में रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, और ये चीज़ खासकर उन कंपनीज के लिए जो बहुत बड़ी कंपनी है, जिनका ट्रेडिशनल तरीके से काम चलते रहा है, तो उन्हें अब इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी कंपनी की रेपुटेशन बनाने के लिए, आपके अकाउंट मैनेजर्स की रेपुटेशन बनाने के लिए। तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो जो भी प्रोसेस में आपको लूप होल्स मिले उन्हें ऑप्टिमाइज करते रहें। साथ ही साथ मैं कुछ टूल्स भी बताता हूं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए आप SFDC यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेल्स फोर्स है, काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है। लेकिन साथ ही साथ इसमें जोहो जैसे प्रोडक्ट भी हैं जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल हैं। तो आपके पास हर तरह की रेंज है, आपके पास बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट भी है, नॉर्मल प्रोडक्ट भी है, डिपेंड करता है आपके पास बजट कितना है। साथ ही साथ आप मेल प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए टूल्स आते हैं, जैसे मेल चैम्प होता है या फिर एक्टिव मेल होता है। तो इस तरह के जो चैम्प जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं आपका लीड ऑटोमेशन की प्रोसेस करने के लिए। साथ ही साथ कुछ जो भी डेटा आ रहा है, कस्टमर्स के साथ इंक्वायरीज आ रही हैं, इंटरनल डेटा, उसको एनालाइज करने के लिए आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। आप टेबलू का यूज़ कर सकते हैं, आप पावर BI का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के टूल्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, और हो सकता है कि आपकी कंपनी में भी हो, लेकिन आपके पास उसका एक्सेस ना हो। यदि नहीं है तो बेहतर होगा कि कंपनी अब एनालिटिक्स डेटा को एनालाइज करने के बारे में सोचना चालू कर दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप कस्टमर रीच आउट बढ़ा सकते हैं अपना, जैसे लिंक्डइन नेविगेटर हुआ, आउटफिट हुआ। ये ऐसे टूल्स हैं जो कि आप एक सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपने कस्टमर तक रेगुलर पहुँच सकते हैं, अपना मैसेज वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, अपनी कंपनी के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये बस इतना ही है कि जस्ट लाइक अ मूवी, जस्ट लाइक अ सुपरस्टार, आपके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स रहेंगे, आपकी लीड जनरेशन प्रोसेस और आपका फनल उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपको इसके ऊपर काम करना चालू कर देना चाहिए। सो इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी इशू, आप कमेंट में उससे पूछ सकते हैं। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर मोर देन 16 ईयर्स नाउ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, स्टे इन टच, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।